अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। ये आवाज़ें तो हम हमेशा से ही सुनते आए हैं, लेकिन आज जरा प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में सेनेट इंतखाबात इस बार आखिर इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर चुके हैं कि हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी, तमाम के तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं, उनका सारा फोकस जो है वो इन्हीं इंतखाबात को लेकर है, जो कि जाहिर है हमेशा हम देखते हैं कि मामूल का एक प्रोसीजर होता है। लेकिन इस बार आखिर क्यों ये इंतखाबात इतने ज़्यादा मुतनाज़ हो गए हैं कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर रिमार्क्स दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब के सब जो सियासी जमातें हैं उनके मफादात इस बार इन इंतखाबात को लेकर दाव पर लगे हुए हैं? ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एहतशामुल हक साहब ने। एहतशामुल हक साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आखिर क्या वजह है सर, आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेनेट इंतखाबात इतनी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, इतने मुतनाज़े हो रहे हैं? शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। देखिए सोनिया, ये बात माननी पड़ेगी कि ओपोजिशन पीडीएम जो पिछले 3-4 माह से जो कुछ हासिल करना चाहती थी तहरीक के ज़रिए, उसको नहीं मिला। ऊपर से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ। पब्लिक ने भी कहा, लोगों ने भी कहा, लिखने वालों ने, बोलने वालों ने कहा कि तहरीक ठुस कर गई है, नई हिकमत अमली के साथ मामलात आगे लेके जाने होंगी। इसी दौरान आपने देखा कि पीडीएम ने अचानक जो है ना, वो लगता है हुकूमत पे एक सियासी अटैक कर दिया और गवर्नमेंट जो पैनिक कर गई है। और आज जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल मैं देख रहा था, झुंझलाहट के साथ आज अदालत में बात कर रहे थे कि जी लोग ब्रीफ केस नोटों से भरे हुए फिर रहे हैं, पता नहीं क्या होने जाना है। ऊपर से आप देख लें जो इतलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने PMLN को और दूसरी पार्टियों को, सोनिया, ये यकीनदानी कराई है कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना सेनेट के इलेक्शन में जो है ना बिल्कुल ला ताल्लुक है, उसका इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि जी आइंदा इलेक्शन में भी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। अब जाहिर सी बात है, ये वो चीज़ें हैं जिससे सूरत हाल बिल्कुल लगता है कि जी मामला एकदम से उलट गया है। और प्राइम मिनिस्टर का रोज़ाना की बुनियाद पर, उनके साथियों का रोज़ाना की बुनियाद पर कि जी अगर खुफिया बैलेटिंग होती है तो अपोजिशन वाले मारे जाएंगे, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं मारे जाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऊपर से 2 दिन से जो अदालत के रिमार्क्स आ रहे हैं सोनिया, वो भी बड़े परेशान कुन भी हैं। और देखें वो आज की जो बात है, वो कहते हैं कि जी अगर, और इसमें कोई शक नहीं है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत सेनेट के इलेक्शन होते हैं, सिवाय 2 इलेक्शन यानी प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा बाकी सारे के सारे इलेक्शन खुफिया होते हैं। अब आपने इस दौरान आप एक सदारती रेफरेंस भी आपने दायर कर दिया, आपने क्या कहते हैं पार्लियामेंट में भी आप चले गए किसी तरीके से। और फिर लोग कहते हैं जी कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर, कोई सदारती कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक कि आपको हुकूमत ओपोजिशन के साथ नहीं मिलती, ये मामला इसी तरह रहेगा। बिल्कुल। ऊपर से जब अदालत ये कहती है कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत तो ये तो तय होता है कि किसने कितनी वोटें लेनी है, इसके बावजूद वो कहते हैं पहले कि तो आप ये इंश्योर करें कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत मिले। और दूसरा है कि अगर किसी को ज़्यादा वोट मिलते हैं इस अपने हक से, नुमाइंदगी के मुतनासिब नुमाइंदगी हक से, तो इलेक्शन कमीशन इसको इंश्योर करे। अभी आप देख लें 2 दिन से इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से आए बाएं शाएं कर रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि वायबल कोई तरीकाकार लेके आए कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकना है, वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं है। कल फिर उनको दोबारा बुलाया गया। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए सोनिया कि जिसको कहते हैं रियासत चौक हो गई है, रुक के रह गई है। सारी की सारी मामलात आप ठीक कह रही थी कि कभी हमने अपनी तारीख में नहीं देखा पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि ये मामलात इतनी हद तक ख़राबी की तरफ चले जाएं। अब तो ये मामला लगता है डू और डाई वाला मामला है। अब लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं कि अगर ऊपर से वो ये कहते हैं कि जी ये फील्ड करना, यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद से कैंडिडेचर उनका देना, ये भी एक बड़ा वाज़ेह तौर पे एक चीज़ साबित कर रही है कि जो हुकूमत के हल्कों में जो पैनिक है, और जरदारी साहब ये श्योर कर रहे हैं कि जी उनको जितवाएंगे हम। कहने वाले लोग कहते हैं सिंध से आसानी से जितवा सकते थे भाई इस्लामाबाद, तो ये भी एक बड़ा हम इस पर भी आगे चल के एहतशाम सब डिटेल में बात करेंगे। मुझे अजीम चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अजीम चौधरी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि ये मामला काफ़ी मुतनाज़े हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में। सेनेट इंतखाबात में हम ये तो सुनते रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लेकिन इस बार सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ लग रही है। अब दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो भी बड़े अहम हैं। आज भी जो रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट के, जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने भी बात की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन को ऐसा तरीकाकार लेकर आए कि हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकना है।
2018 की वीडियो का हवाला भी दिया गया कि वो उस वक्त वीडियो मंजर आम पर आई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस बार भी सूरत हाल वही होगी या हॉर्स ट्रेडिंग रुक सकेगी, सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? बहुत शुक्रिया सोनिया, आपके एक सवाल में बहुत सारे सवालात हैं। बल्कि गुजारिश यह है कि सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन कानून साजी नहीं करती। बहुत वाज़ेह सी बात है, कानून साजी तो एक्को है अगर इसको ठीक करवा, कानून साजी तो असेंबली ने और सेनेट ने करनी है, और पार्लियामेंट जिस तरह की कानून साजी करेगी उस तरह का मामला हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली गई कि क्या ये इंतखाबात 26 के तहत होंगे या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत होंगे, तावक्त है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए, इस पर कोई हत्ती राय नहीं दी जा सकती कि क्या होगा। अगर 2018 में जिन लोगों ने पैसे लिए थे उनके खिलाफ मुकदमात उस वक्त बन जाते तो ये मामला आज खत्म हो चुका होता, तो सजाएं हो जाती, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते, जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते, और उन्होंने जिन लोगों को वोट दिए थे उनको सीट करवा दिया जाता। और उसके लिए बहुत सारे रास्ते भी मौजूद हैं। तो सादिक और अमीन का मामला है, शराफत का मामला है, जो ईमानदारी का मामला है, तो लेके चलते 62-63 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई करवा देते। लेकिन ऐसा नहीं। अब सूरत यह है कि अगले 3 साल के लिए ये जो लोग आ रहे हैं, 3 साल के बाद दोबारा सेनेट का इंतखाब होगा और ये आएंगे 6 बरस के लिए। बिल्कुल, अल्लाह जाने अगली असेंबली में कौन जीतेगा और किसकी अक्सरियत होगी अगले 5 साल के लिए जब नए इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन पीटीआई के लिए ये आसान नहीं है कि वो लेजिस्लेशन कर सके अपनी मर्जी के साथ, और अगर टर्न डाउन हो जाए सेनेट में, मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में उनको अक्सरियत तो मिल जाएगी, लेकिन इतनी अक्सरियत नहीं होगी कि चेयरमैन सेनेट उनका आ जाए। पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक ऐसे शख्स को सामने लेकर आए हैं जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, जो कौमी असेंबली का रहा है, जो फेडरल मिनिस्टर रहा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी। सही, चलें इसी बात को एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। अब ये जो कागजाती नामजदगी को चैलेंज किया गया है पीटीआई की जानिब से, ये बहुत सारी मुश्किलात। ठीक है असीम चौधरी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। अभी मैं एहतशाम साहब आपसे यही सवाल करूंगी कि ये जो मामला चैलेंज किया गया है कागजाती नामजदगी का, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, कल 9 बजे इसका तक ये फैसला महफूज किया गया। आपको क्या लगता है ये जो एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए ये जायज़ एतराज़ात हैं? देखिए सोनिया, जो 5 साल के लिए उनकी नाअहली हुई थी 2017 में ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना। लिहाजा ये कहना कि जी शायद आप इस पे 62-63 लगा के उनको नाअहली, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है, क्योंकि स्पेसिफिकली उनको 5 साल के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उनको दूर किया गया था, ठीक है ना। अब वो ज़ाहिर है 2017 में दोबारा से एक्टिव हो गए हैं और सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस बुनियाद पे उनको यहाँ से हटाया जा सकता था, अनलेस कि उनके खिलाफ बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज़ लेके आ जाए जो पता चले कि जी बहुत बड़ी ख़राबी पैदा कर दी, उन्होंने कोई करप्शन की कोई इंतहा कर दिया या कोई ऐसा इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया जो बाजार नहीं लग रहा होता। देखिए सोनिया, सारे मामले में जहाँ आप देखें ख़राबी कहाँ पैदा हुई, अभी जिस तरीके से वीडियो आती है, पैसे लिए जाते हैं और मौसूफ जो बंदा वज़ीर कानून बनाया गया जमहूरी वतन पार्टी से जिसका ताल्लुक़ था, उसको आपने पीटीआई में शामिल किया, वज़ीर कानून बनाया। अब इत्तलात हैं 2 तरह की वीडियो दिखाई जा रही हैं, जिसमें एक जगह प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मुझे पता है कि कौन लोग हैं, कौन से लोग नहीं हैं। मतलब एक ये इस बात में वजन है कि उसी वक्त अगर एक्शन लिया जाता तो ये सूरत हाल ना होती। देखिए सोनिया, कहते हैं एक लफ्ज़ होता है पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, सियासी मसलियत। सियासी मसलियत जो है ना वो बड़े बड़े अच्छे लोगों को बाज़ औक़ात गलत काम करवा रही होती है। अभी शायद मुश्किल आ गई है पीटीआई की हुकूमत के लिए। पीटीआई की हुकूमत का ये जवाज़ बहुत अच्छा, बहुत जिसको कहना है एक नेक नामी वाली बात है, एक बहुत अच्छी जिसको कहना चाहिए उनकी स्पिरिट वाली बात है कि वो कहते हैं कि जी इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, करप्ट प्रैक्टिस को रोका जाए। इवन प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा 60-70 करोड़ की बात उन्होंने कर दी थी। ऊपर से शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी सीक्रेट और नो सीक्रेट इसमें तो पैसा चलेगा। अब ये सारी वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को आप जिस तरीके से किस्म के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने सो मेनी वर्ड्स कहा कि जी ये तो आप जब तक जाके आप ये एक कानूनी आइनी मामला है 2/3 के तहत आप इसको करेंगे और उसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है, आप एक राय लेने चले गए हैं, आपने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया लेके
अब इसको पॉलिटिकल पार्टी तरमीम भी आपने कर दी, सही, ठीक लेकिन है। ये सारी चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सही, रही। लिहाजा ठीक है। ये इलेक्शन जो है ना, तभी लोग कह रहे हैं कि जी 3 तारीख तक हो सकता है फैसला ना सही, आए, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये सही। भी कहे कि अब जी इलेक्शन जो देखना ये है है कि ना फैसला आप क्या आता सीक्रेट है। तरीके से ही करेंगे आप। सही। मुबशिर बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुबशिर बुखारी साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। मुबशिर बुखारी साहब, वैसे तो हम देख रहे हैं कि सेनेट के पूरे इलेक्शन इस बार बड़े दिलचस्प हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो जाहिर है हफीज शेख साहब और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर वाकई इस बार पीटीआई के वोट ऑपोजिशन की तरफ चले जाते हैं, जिस तरह से दावा भी कर रहे हैं ऑपोजिशन के लोग, तो फिर आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी मुश्किल में आ जाएगी? और फिर आपको ये भी लगता है कि तहरीक अदम एतमाद फिर लाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी ऑपोजिशन के लिए? सोनिया, आपके ही प्रोग्राम में और एहतशाम साहब भी मौजूद थे पिछले में, जब हमने इसी पे बात की, और हमने कहा ये एक लिटमस टेस्ट होगा। क्योंकि देखिए, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को बहुत सोच विचार के बाद उतारा गया है, और जवाबी तौर पे आप देखें उनकी कैपेबिलिटी को डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी जीत का खौफ मौजूद है। और यही वजह है, हालांकि वो अपनी जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी सर्व कर गए, उसके बाद इलेक्शन लड़े नेशनल, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जी ये इनकी क्वालिफिकेशन है वो क्वेश्चनेबल है। अभी जो सूरत हाल, मैंने पहले भी अर्ज किया था आपको कि गिलानी साहब का एक तो ताल्लुक है सदरन पंजाब से। सदरन पंजाब के जो इलेक्टेड लोग पीटीआई में शामिल हुए थे इलेक्शन से पहले, वो खासे नाराज हैं पीटीआई से। और एक तो ये कि उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गिलानी साहब, अदर देन पीडीएम जोन वोट बैंक। उसके बाद मैंने ये अर्ज किया था कि जीडीए में, यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जो सुबह सिंह से 5-6 नशस्तें लेके बैठा हुआ है, उनमें भी गिलानी साहब के रूट्स अच्छे हैं, फैमिली लेवल के रूट्स हैं, और अगर वहां से वो 2 बंदों को भी कन्विंस कर लेते हैं तो ये उनको एडअप करेगा उनकी जीत के लिए। और अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो ये एक मोरल बूस्टर होगा पीडीएम के लिए, जो अभी रिसेंट वीक्स में तो बहुत डाउन गई है, और ये मोरल बूस्टर होगा। और यकीन वो जो उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड रखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस की सूरत में, तब वो उस पर सीरियसली सोच विचार करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर मूव बनाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बाकी सेनेट का इलेक्शन अपनी जगह पे, और गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का इलेक्शन अलहदा से एक उसने सेनेट इलेक्शन में रंग भर दिया है। और बुखारी साहब, इसमें एक और एलिमेंट भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, देखें जनूबी पंजाब से जो एमएनएज एमपीएज हैं, आप देख लें कि इस दफ़ा किसी को कोई सेनेट के वहाँ से कोई बंदा नहीं लिया पीटीआई ने, तो जाहिर है वो भी डिस्क्रेडिट होंगे, इसमें नाउमीद होंगे, तो जाहिर है नाउमीदी का फायदा तो फिर अपोजिशन उठाएगी। जी बिल्कुल। और दूसरी एक और मैं कर दूं एहतशाम साहब, देखिए बाकी पीएमएलएन की आप बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, उन्होंने दरखास्तें तलब की और उनको दरखास्तें गई, मतलब मैं आपको पंजाब से बताता हूं, सिंध में बहुत सारी दरखास्तें गई, जिनमें बहुत सारे जो हैं पार्टी के पुराने वर्कर्स जैसे शाहिदा जबी हैं, उन्होंने भी एक दरखास्त भेजी कि जी मुझे सिंध से सेनेट का टिकट दिया जाए। पार्लिमानी बोर्ड्स हुए, उन्होंने रिव्यू की दरखास्तें, और एक प्रोसेस के तहत पीटीआई का जो अभी तक इंप्रेशन आ रहा है वो ये है कि एक बोर्ड ने कमरे में बैठ के डिसाइड किया कि फलां मिस्टर XYZ विल कंटेस्ट इलेक्शन ऑन पीटीआई टिकट, जिसको गैर जमहूरी समझा जा रहा है बहुत सारे क्वार्टर्स की तरफ से। और ये 2-3 नाम तो बड़े लियाकत तरकाई का पूछ रहे हैं भाई जी, बिजनेसमैन है, एटीएम है, इसलिए फराह खान खातून है, उसका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं है, उसका भी नाम आ रहा है, तो पीटीआई के लोग तो सवाल तो उठा रहे हैं। बिल्कुल। और एहतशाम साहब, बात वही है कि जब आपने उनसे दरखास्तें नहीं मंगवाई, बहुत सारे पुराने पीटीआई के वर्कर्स होंगे, सपोर्टर्स होंगे, लीडर्स होंगे जो इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं दिया गया, बिल्कुल मौका नहीं दिया गया, एप्लीकेशन ही सबमिट कर दें पार्लिमानी बोर्ड के सामने। सही। तो ये गैर जमहूरी रवैया है। ठीक है, ये गैर जमहूरी रवैया। असीम चौधरी साहब, आपको क्या लगता है ये जो टिकटों की तकसीम हुई है, हुक्मरान जमात हम देख रहे हैं कि काफी तजब्जुब का शिकार है, इमरान खान साहब की जानिब से भी हमने देखा कि यकीन दहानियां करवाएगी, खासकर फैसल वावडा के मामले पर भी पार्टी के अंदर से बड़े एतराजात उठाए गए, तो आपको लगता है कि ये मेरिट पर तकसीम हुई है? मैं नहीं समझता कि ये मेरिट पर तकसीम हुई है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, फिर मार्शल असगर खान साहब के साहबजादे उमर असगर के बारे में भी बात की जा रही है। पूरे के पूरे हजारा में से किसी को नहीं लिया गया, जनूबी पंजाब से किसी को नहीं लिया गया, प्राइमरी
स्कूल की टीचर को और जिस घर में शादी हुई उन खवातीन को नॉमिनेट कर दिया गया है और अपने दोस्तों को नॉमिनेट कर दिया गया। मेरा ख्याल है पीटीआई ने एक दानिशमंदाना फैसला नहीं किया अपने लोगों की सिलेक्शन करते हुए। एक बात मैं जो मुबशर साहब कह रहे थे मैं उस पर तबसरा करना चाहता हूँ। ये दुरुस्त है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो एक उनको बहुत इखलाकी फतह होगी और हुकूमत को ये महसूस होगा कि उनके वोट कम हो गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकेगा, इसलिए कि जिस वक्त सेनेट के लिए वोट दिया जाएगा तो सर मॉरल अथॉरिटी तो एरोड होगी ना, वो हाई मॉरल ग्राउंड जो जिस पे खड़े हैं वो तो खराब होगा ना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा ना। एहतशाम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और लोग उसके लिए वोट नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत जो है वो बावजूद इसके कि लोग नाराज होंगे लेकिन पीआई की हुकूमत चलती रहेगी। ठीक है असीम चौधरी साहब, एहतशाम साहब ये कह रहे हैं कि अगर तो परसेप्शन तो खराब होगा ना, जब आप वो जीत जाएंगे ठीक है, अखलाकी तौर पर आप कह रहे हैं कि परसेप्शन खराब होगा। ठीक है, पहले एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहे हैं, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, मज़ीद इश्यूज पर भी बात हमारे साथ रही। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, ये जो पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इख्तलाफात दूर कर पाएंगे? क्योंकि अगर ये इख्तलाफात दूर ना हुए तो फिर तो सूरत-ए-हाल बड़ी मुख्तलिफ। देखिए सोनिया, दो चीज़ें हैं। पहली तो मैं इसका पर्सपेक्टिव इस तरह देख रहा हूँ कि जितना तेज़ी के साथ सियासी इंतशार बढ़ रहा है, सियासी नापुख्तगी का सबूत दोनों पार्टियाँ दे रही हैं, हुकूमती और अपोजिशन की पार्टियाँ भी, और इससे ब्लेम गेम में जब चले गए आप देख लें तो थोड़े बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, अगर जो बड़े कम हुए हैं। अभी देख लें 24% फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं पहले 7 माह में, और आप देख लें IMF का प्रोग्राम रिज्यूम हो गया, $6 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, उस तरफ तवज्जो ही नहीं, सारा का सारा फोकस इस पर चला गया। अब देखें जो टेस्ट केस है ना सोनिया, वो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम के लिए है कि जी अपने लोगों को कैसे इंटैक्ट रखना है। अब तो आप देख लें हमेशा ये होता है कि ऐसे मौक़ों पे लोग कहते हैं कि जी जो नाराज़ लोग होते हैं हुकूमत उनको रीच आउट करती है। अभी देखें कल जिस तरीके से मोहसिन लगारी जुनूबी पंजाब से एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मुलाकात की गई, इसी तरह से कहा जा रहा है बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। तो अब देखें आप देख लें क्या नाम है अपने PTI के जो कराची से हैं आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत, उन्होंने कहा कि जी मैं किसी सूरत में जी मैं हफीज़ को वोट नहीं दूंगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ब्लैकमेलिंग का ये हुआ करती है ऐसे मौके पे। प्राइम मिनिस्टर जब मिलेंगे लोगों को कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर जब मिलेंगे कोई लॉलीपॉप देंगे, कोई अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो उनकी बात मान ली जाएगी। लगारी भी बड़े टीवी टॉक शोज में आके बात कर रहे थे, वैसे उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक दूर हो गए। देखें मेरा अपना ख्याल है कि जी इतने बड़े लेवल पे लोगों को साथ रखना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन एक ज़हन में रखनी चाहिए बात कि अगरचे सेनेट के इलेक्शन में डिफेक्शन क्लास वाला मामला नहीं है, कोई बंदा अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकता है और कह सकता है कि जी मैं नहीं समझता कि मैं इसको देना चाहता हूँ, और उसको कोई पार्टी निकाल नहीं सकती। लेकिन एक होता है परसेप्शन क्या बन रहा है? परसेप्शन ये बन रहा है कि जब इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ था तो लोगों को पता था, फोरगॉन कंक्लूजन था कि जी सेनेट में PTI अपनी मेजॉरिटी लेके आ जाएगी, लेजिस्लेशन इनके लिए आसान हो जाएगी, बार बार जो हुकूमत तरले करने पड़ते हैं अपोजिशन के और जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ता है, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उस मोड से थोड़ा सा निकलें, और जिस तरीके से जरदारी साहब ने कहा जाता है कि जी नए कार्ड्स खेले हैं, और जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को लॉन्च किया गया, तो ये आई ओपनर तो डेफिनेटली है। अब देखना यही है कि जनूबी पंजाब के जो नाराज़ लोग हैं वो किस हद तक उस तरफ जाएंगे, एक, और जो बाकी पंजाब से लोग हैं, अभी देखना अंदर से तो कहा जाता है ना कि 4-5 प्रेशर ग्रुप भी हैं और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे, जिसको कहना चाहिए पंजाब में मुख्तलिफ किस्म के मामलात हैं। गवर्नर पंजाब का अपना ज़हन है और चौधरी बरादरान अपने तौर पे काम कर रहे होते हैं। बुज़दार साहब के खिलाफ भी कुछ लोग हैं, 20-25 लोग कहते हैं कि उनसे नाराज़ भी हैं। इन नाराज लोगों को मनाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए। बहरहाल मैं आपकी तरफ आऊंगी मुबशिर बुखारी साहब, अब वजीर आजम ने आज भी ये कहा है कि अगर खुफिया बैलेटिंग होती है तो फिर ऑपोजिशन वाले रोएंगे, जबकि ऑपोजिशन वाले तो खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि PTI के बहुत सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन किसको सरप्राइज देने वाला है? देखिए, हम हमेशा ऐसे मामलात में वो लोग जो कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं उनको एज जरूर होता है, और चूंकि PTI की हुकूमत है इन्हें एज है। जैसे फरमा रहे थे शाम भाई के मोहसिन लगारी से मिले हैं और बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, आमिर लियाकत से भी शायद राब्ता करेंगे।
तो क्या कहेंगे उन्हें, क्या कहा होगा उन्हें कन्विंस करने के लिए? कोई वादा तो किया होगा। अब अगर हम ओपनली वादा कर लें किसी से, कहो कि यार अगर हम हो गए, आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम ये दे देंगे, तो वो जो है हॉर्स ट्रेडिंग में आ जाती है। लेकिन अगर शेख देखा रशीद साहब भी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने भी पीएचडी की हुई है खरीदो फरोख्त में। जी, ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे बात शेख साहब का उनका क्लेम है, उसको फैक्ट चेक करना चाहिए। मैं एक आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पीएचडी किया उन्हीं का एक वाकया सुना देता हूं। जो पिछले सेनेट के इलेक्शन हुए थे 2018 में, उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने डिसाइड किया था कराची से एक स्टेट को टिकट देने का, फाइनल हो गया था, जिस पे पार्टी ने जब रिजेंटमेंट शो की और बिलावल भुट्टो उनके खिलाफ खड़े हो गए कि ये टिकट तो नहीं हो सकता। नतीजा क्या है कि हमें आजिज धामरा जैसे लोगों को टिकट मिलता नजर आया। यानी वो सेठ साहब की जो भी डीलिंग होगी जरदारी साहब से, वो पते पुष्ट हो गई। और मुबशर साहब, आपको याद होगा इसी तनाजर में एमक्यूएम के जो फारूक सत्तार साहब हैं, उन्होंने भी एक अपने खास बिजनेसमैन को टिकट देने की कोशिश की थी, वो सारी एमक्यूएम खिलाफ हो गई थी। आज नतीजा ये है कि फारूक सत्तार साहब बिल्कुल फारिग हो गए पार्टी से ही। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही मामला जो है, वैसे देखा जाए तो हुकूमत कुरैश है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस नंबर 1, नंबर 2 जो शिकवे चल रहे थे, इसलिए पंजाब में तो हम विटनेस करते रहे हैं। जो इमरान खान साहब जब भी आते थे लोगों से एक तो बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और मिलते भी थे तो एक शिकायत का दफ्तर खुल जाता था। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट के लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि दोनों पार्टीज जो है अपने मसल्स फ्लेक्स कर रही हैं, जोर लगा रही हैं। हमें जो एज नजर आ रहा है वो इसी चीज का अपोजिशन को जाता नजर आ रहा है कि पीटीआई के अपने अंदर रैंक्स में फूट पड़ी हुई है। बिल्कुल। चलें आपकी तरफ वापस भी आते हैं। अजीम चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आपको याद होगी, वो कह रहे हैं जिसने बिकना है वो बिक जाएगा, चाहे ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो। तो आपको क्या लगता है, सूरत हाल यही है, यही हमारी सियासी हकीकत है, इसको बदला नहीं जा सकता, या फिर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है? सोनिया, इसके लिए जरा थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं बात पूरी कर सकूं। जी। अगर एमपीएस को जिस वक्त टिकट दिया जा रहा हो, उस वक्त ये फैसला कर लिया जाए कि हम ठीक एमपीएस को टिकट दे रहे हैं और उसकी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर दे रहे हैं, उसकी कमिटमेंट की बुनियाद पर दे रहे हैं, और जो जरूरियात है उनको मद्देनजर रखा जा रहा है, तो फिर वो पैसे लेके कहीं दूसरे को वोट नहीं देगा। और इसी तरह जब आप सेनेट के लिए टिकट दे रहे होते हैं तो आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो उसका टिकट दी जाए जिसको एमपीएस वोट देने के लिए तैयार हो और उनका उसके साथ इख्तलाफ ना हो। अगर आप नापसंदीदा शख्सियत को पार्टियों के अंदर पसंद नापसंद मौजूद होती है, अगर आप पार्टी में नापसंदीदा शख्स को टिकट देंगे तो उसके खिलाफ हर सूरत वोट दे दिया जाएगा। और मैं एक बात जो अभी मुबशर कह रहे थे कि पीएचडी की हुई, बल्कि आपने कहा था जरदारी साहब ने पीएचडी की हुई है, वो पीएचडी तो संजरानी के खिलाफ कॉन्फिडेंस में नजर आया कि उसको जरदारी साहब जो है वो डिफेंड नहीं कर सके वाइवा में, और वो रह गई, उनकी डिग्री का बाकी हिस्सा भी बाकी है, दोबारा उनको करना पड़ेगा वाइवा। गुजारिश ये है कि इसकी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल है वो जरा गंभीर है। बाहर की फिजा में जो नारा लग रहा है, जो कैंपेन चल रही है, जो बयानिया दिया जा रहा है, उस बयानिए की रोशनी में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है कि वो अब दाएं बाएं देखने की कोशिश करें। इस वक्त एटीएम कामयाब नहीं हो सकेंगी, लोग एटीएम को वोट नहीं देंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अब तबसरा कर रही है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन तबसरा करने की कोशिश कर रहा है, और अभी एम्बिग्विटी है कि किस कानून के तहत इलेक्शन होगा। कभी दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शन होने वाला हो और ये पता ही ना हो कि इलेक्शन का तरीका कार क्या होगा। ये ट्रांसफरेबल वोट होता है और इसको ट्रांसफर होना ही होता है। ता वक्त है कि उसके लिए नए फॉर्म नहीं रपेंगे, नया तरीका नहीं आएगा, नया कानून नहीं बनेगा, ये हो नहीं सकेगा और ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता। फिर भी इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तजिया निगार इस पे बेहतर तजिया कर सकते हैं कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा।
दोनों सही। पार्टीज इस वक्त ब्लफ कर रही है। ठीक है, अब देखना ये होगा, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आना है। अच्छा एहतशाम साहब, इस पे बड़ी तनकीद हो रही है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद का मामला था 2019 में, उस वक्त तो जब अपोजिशन की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया था तो उस वक्त तो बड़ी बगलें बजा रही थी, गवर्नमेंट बड़ी खुश थी। इस बार क्यों ऐसा खौफ क्या है कि एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है? देखिए, खुश तो इसलिए थी ना कि वहाँ नंबर्स गेम में तो अपोजिशन हुकूमत जो है बहुत पीछे थी। नंबर गेम में तो पीएमएल और उसके बाद पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां पीडीएम की जो है ना वो कंफर्टेबल थी। उन्हें पता था कि ये एक इजी सेलिंग होगी, यहाँ से कोई मसला नहीं होगा, गुजर जाएंगे आराम से। उनके लिए तो शॉक ऑफ लाइफ था सियासी तौर पे कि भी ये क्या हो गया। और होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त ही इस मामले को पार्लियामेंट में लाया जाता। अब देखें ना, ओपन बैलेट का मामला। कैच इसमें ये है कि बावजूद सब कुछ जानते बूझते हुए अब मुझे बताएं कि ये पीडीएम इंटैक्ट रहा, बावजूद जानते हुए कि जी जरदारी साहब ने हाथ किया, सबको पता था। आज भी आप देख लें जरदारी साहब किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आप देख लें, अब खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि जी ये पीडीएम जो है ना अभी थोड़े दिनों बाद तितर बितर हो जाएगा। वो प्लेटलेट्स की बात आज वायदे पे एजाजुल हक साहब ने नई बहस छेड़ दी है कि जी ये तो एनआरओ दे दिया गया था और ये पार्टियाँ आगे पीछे हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा, इलेक्शन स्मूथली हो जाएगा। देखिए, अहम सवाल ये है कि गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में जो इस वक्त पहनने का उसकी वजह जो उनके अपने आदमी हैं। अब जिन लोगों का जिक्र किया जा रहा है 23 से 25 लोग एमपीएस पंजाब से जो है ना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो नॉन कमिटल हैं, नाराज़ हैं। और फिर ये जो आ रहा है जी आइडेंटिफाइबल बैलेट्स के ज़रिए ये काम होना चाहिए, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अब ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट का बहुत दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे बहुत दबाव है कि जी इलेक्शन फेयर करवाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो अब ये नॉर्म ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है। ये जिसको कहते हैं कि एक पॉलिटिकल नॉर्म में से एक चीज़ है कि जी पैसे की लेन देन और इस तरह के मामलात में कोई बुराई नहीं समझी जाती। तरक्याती फंड्स को अपनी जेब में डालना कोई बुराई नहीं समझा जाता। तो ये लोग कहते हैं जी सरकार के पैसे को लूटना आम ऐन सवाब है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि जिस तरीके से ओवर द ईयर्स सियासी लोगों ने पैसा बनाया है, पाकिस्तान में नौ दौलती लोग जिस तरह इकट्ठे हुए हैं, इस कदर उनके पास पैसा आ गया है तो वो लॉयल्टीज खरीदने के लिए वो पैसा जो है ना वो भाएंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि पैसा चलेगा। ठीक है, उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन चलेगा जरूर। ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब, आपको क्या लगता है अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से करप्शन हर हाल में रोकनी होगी, आज जो समाअत हुई, आपको लगता है कि वही सूरत हाल होगी, उसी तरीके से पैसा चलेगा या कुछ मुख्तलिफ होगा इस बार? जी देखिए, मैं तो अभी ये समझने से कातर हूँ सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला क्यों दे रहा है या फैसला क्या देना चाहता है। क्योंकि मेरे दो सीनियर बैठे हैं और ये बेहतर फरमा सकते हैं कि जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन क्लॉजेस की बात कर रही है उसके आपको आईनी तरमीम दरकार है और आईनी तरमीम करने का मजाज हमारी पार्लियामेंट ही है और पार्लियामेंट को डिक्टेट करवा के आईनी तरमीम नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि हमें ये एक क्रिटिकल जंक्चर ऑफ द हिस्ट्री, क्रिटिकल हिस्ट्री पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सुप्रीम अदारा कौन सा है। इसलिए मैं तो खुद कंफ्यूजन का शिकार हूँ कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। ये तो सूरत हाल ज्यादा गंभीर हो रही है। एक बात और ऐड करता चलूं, एहतशाम भाई ने 25 का जिक्र किया तो उन 25 के जिक्र के तनाजुर में हम जहांगीर खान तरीन को नहीं भूल सकते जो बहुत सारे एमपीएस को अपने जहाजों में लेके जाते रहे। उनकी कमी वैसे मुबशिर बुखारी साहब महसूस हो रही होगी इस वक्त पार्टी में, उनकी कमी भी महसूस हो रही होगी और वो जिन लोगों को लेके जाते रहे हैं वो लोग भूलने की कहने पे पीटीआई ज्वाइन की थी, वो इंडिपेंडेंट लोग थे और अब अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वो वादे भी पूरे नहीं हुए, तरक्याती फंड भी नहीं मिले, उन्होंने दोबारा अपने हलकों से इलेक्शन लड़ने हैं। ये एक अलग बहस है कि एमपीए को फंड मिलने चाहिए या नहीं, लेकिन अब वो क्या करेंगे ये यकीनी तौर पे उनके लिए एक बड़ा गोल्डन मोमेंट है अपने आप को कैश करवाने का या रिवेंज लेने का, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे। जी असीम चौधरी साहब, देखिए इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर लोगों को मिल रहे हैं एमपीएस वगैरह को, तो वो उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? क्या नौकरी ऑफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो उनको डेवलपमेंट फंड ऑफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मैंने उसको डेवलपमेंट फंड ऑफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी चंद दिन पहले इस पर बात की है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, भले 25 हो भले 35 हो, पंजाब में 52 वोट जो शख्स लेगा वो सेनेटर बनेगा। अब 52 लोग जो हैं वो पीटीआई के अंदर से निकल के कहीं और नहीं जा सकते,
और नून से निकल के पीटीआई में नहीं आ सकते, लिहाजा वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क मुझे पड़ रहा है बाद में जो होगा उसके असरात बहुत ज्यादा होंगे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इखलाकी तौर पर अपोजिशन जीत जाएगी। सही, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो ज्यादा फर्क पड़ेगा वो जाहिर है इस्लामाबाद का मुकाबला होगा, जो कांटेदार भी है साबिक वजीर आज़म रज़ा गिलानी और हफीज शेख साहब के दरमियान। बहरहाल एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, मज़ीद इशूज़ पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई उस पर हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी इस पर बात की गई, और अब हुकूमत ये कहती है कि मरियम नवाज साहिबा तनकीद कर रही हैं, डिक्टेट कर रही हैं अदालत को। आपने भी मरियम नवाज साहिबा का वो ट्वीट देखा होगा। आपको क्या लगता है, ये क्या स्ट्रैटेजी कोई बदल दी गई है नून लीग की जानिब से? पहले अस्करी क़यादत पर तनकीद और अब अदलिया पर भी तनकीद हो रही है। सोनिया, देखें, बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारी सियासी पार्टियां जब हुकूमत में होती हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है, जब अपोजिशन में चली जाती हैं कुछ और रवैया बदल जाते हैं। हाँ। अभी 14 मई 2006 को जो आप COD हुआ था, मिसाक़ जमहूरियत, तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे था कि जी ओपन बैलेट के साथ होगा। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जी इतना सफ़र किया दोनों पार्टियों ने, NAB और पीपल्स पार्टी ने, कि किसी आमिर से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर मुशर्रफ साहब के साथ आपने देखा बीबी मरूमा ने हाथ मिलाया और सब कुछ गेम बदल गई थी। अभी इस वक्त सूरत हाल है कि जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं मरियम साहबा के भी और बाकी लोगों के भी, कि जी कम वक्त में हमने किसी सूरत में जिसको कहना चाहिए हुकूमत का साथ नहीं देना। वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी चलें, ये इल्ज़ाम है, ठीक है, उनकी बात में सुने ना, अपनी बात में वजन है कि जी इनकी पार्टी के लोग खिसक रहे हैं इसलिए ये करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त प्रीएम्प्ट करना, दबाव डालना सुप्रीम कोर्ट पे कि आप बिल्कुल ऐसा फैसला ना करना। भाई देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई जाता है, कोई केस लेके जाता है, और ख़ास तौर पे जब आप बड़ी सियासी पार्टियां जाती हैं, बड़े लोग जाते हैं, तो उनको कुछ फैसले आईनी तौर पे करने होते हैं। उन्होंने 3 दिनों में बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना ज़हन बता दिया कि ये भाई किसी सदारती ऑर्डर से या किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं हो सकता, इसके लिए 2/3 चाहिए, ये आईनी मामला है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए होगा। लेकिन क्योंकि हुकूमत दरख्वास्त लेके गई है कि जी उससे पहले कोई इस पर करें, वो शायद ना भी करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मरियम साहबा का ये कोई लॉजिकली ये बात बनती है कि इस तरह का मैसेज देना। भाई आप अपने तनाज़ात जो है ना वो दूर करें, आप अपने अंदर एक दूसरे के साथ कुछ तहम्मुल पैदा करें और ये मामला बैठ के हल करें ना। जब एक दूसरे को जिसकी जरूरत होती है, अब क्योंकि जरूरत नहीं है लिहाजा उन्होंने तलवारें निकाली हैं कि नहीं छोड़ना इनको। ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी आपने कुछ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात की थी, लेकिन हमने देखा कि कराची में गुज़िश्ता रोज जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ PS88, 3 साल पहले 6000 वोटों से हारी थी PTI, अब 20,000 वोट कम हो गए। क्या वजह लगती है आपको कि ये वोट बैंक कम होता जा रहा है PTI का? जी बिल्कुल, वाज़ेह तौर पे परफॉर्मेंस जब नहीं होगी, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ था 2008 में, वो हुकूमत में आई, 2013 में क्या हुआ, परफॉर्म नहीं कर पाई और बाहर हो गई। 2018 के इलेक्शन के हवाले से चूंकि कंट्रोवर्सी है इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन परफॉर्मेंस मैटर करती है और यकीनन करती है। लियारी वैसे देखा जाए तो जिस हल्के से ये इलेक्शन हुआ है ये पीपल्स पार्टी का पुराना हल्का है। बिल्कुल। और भुट्टो वहां से इलेक्शन हारे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि नेशनल असेंबली का हल्का था, उसका एक हिस्सा जो है MKM में है और वहां से MKM को बड़ी सपोर्ट होती है हमेशा से, इसलिए वो इलेक्शन हार गए वहां से। लेकिन ये जो जहां पे हुआ है, यहाँ से PTI का MPA भी जीता था, लेकिन अब वो वोट पीपल्स पार्टी का मुझे लगता है, चूंकि अब मैं अगेन अपनी बात रिपीट करता हूँ कि जो कंपोजिशन है PTI की उसमें मोस्टली जो है पीपल्स पार्टी के वोटर्स भी शामिल हैं और लीडर्स भी शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि लियारी जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि पीपल्स पार्टी का वोटर कम अज कम कराची की हद तक और शायद दूसरे इलाकों में भी वापस आना शुरू हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, वन। दूसरा, वोटर्स की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रही। तीसरा, जो लोग इलेक्ट हुए थे उनको भी कोई खास चीज, मसलन अगर PTI के उन MPA को
फेडरल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ दे देती और वहां पे वो कुछ ऐसा परफॉर्म कर जाते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, या वो कम से कम इतनी बड़ी नीड से ना आते। सही, तो मेरा ठीक है। ख्याल है मल्टीपल फैक्टर्स हैं ठीक जिसकी है, वजह से आप कह रहे हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अजीम चौधरी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? आपको भी लगता है कि वोट बैंक कम होने की वजह ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ही है, परफॉर्म ना करना ही है? मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाई इलेक्शंस बहुत कम हार, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और कराची में भी वो तमाम वजूहात मौजूद थी। अगर हकीम शेख साहब वहां तशरीफ ना लेके जाते तो शायद 1000 वोट ज्यादा मिल जाते। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनको बहुत सारे कामों से रोकें। अगर यही सूरत हाल रही तो कराची में उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, पीडीएम की तहरीक को अगर गैर मौसर करना है, वैसे तो काफ़ी हद तक गैर मौसर हो चुकी है, लेकिन अब जाहिर है इलेक्शन के बाद तो सूरत हाल बदल भी सकती है, तो आपको लगता है कि तर्ज हुक्मरानी को बेहतर करने की इस वक्त ज़रूरत है? वैसे तो कह रहे हैं कि मैशत दुरुस्त समत की तरफ गामज़न है। जो बार बार कही जा रही है, आपने देखा कि इसको उन्होंने महंगाई मार्च का पीडीएम ने नाप दिया हुआ है। अब तक 4 महीनों में आपने देखा, जलसे जुलूस करके देख लिए, अपनी हिकमत अमली अनाउंस की, फिर उसको चेंज किया, फिर बदला, फिर कहा कि जी धरना नहीं होगा, फिर आपने देखा जी इस्तीफे नहीं देंगे, इन हाउस की तरफ गए। उन्होंने तवातर के साथ अपने गोल पोस्ट बदले हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात अपने तौर पे बिल्कुल तय है कि एज वी स्पीक आम आदमी जब तक किसी तहरीक में, हमने यही देखा है, शामिल नहीं होता, तहरीकें कामयाब नहीं होती। और फिर आप देख लें, बार बार बात आती है पीपल्स पार्टी के पास इतना बड़ा काडर नहीं है, वो सिंध तक महदूद होकर रह गई है। PMLN के पास लोग हैं, वोट देने के लिए तैयार हैं, सड़क पे आके मार खाने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी जो है ये समझता है कि ये धोखा है, ये फसाड है, आज हम इनको लेके आ जाएंगे। उन्हें पता चल रहा है कि ये सारा का सारा फोकस जो है ना, वो हुकूमत को हटाने का है, हटाने के बाद खुद हुकूमत में आने का। लिहाजा उन्हें पता है कि वो लूजर ही रहेंगे, लिहाजा वो कहते हैं कि जी हम मार क्यों सड़कों पे आके खाएं। तो पहली तो बात है कि पीडीएम अपनी स्ट्रेटजी बदली होती। अभी देखना, फिर माजत के साथ जो वही बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जी अंडे कितने किलो हो गए हैं, यही मरियम साहबा ने भी अगले दिन बात की, कितने लोगों को लोग कहते हैं कि जी इनका क्या ताल्लुक वास्ता है इन चीज़ों के साथ। तो सवाल तो इस वक्त ये ना कि पब्लिक को एसोसिएट करने के लिए पब्लिक के साथ आपको रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। सिर्फ बातों की हद तक लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, बातों की हद तक नहीं, अमली तौर पर लोग आए तो फिर जाहिर है तहरीकों में जान पैदा होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया असीम चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब, एहतशाम उल हक साहब, आप तीन शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।